हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू एजुकेशन राइज। अभी हम करेंगे भूगोल जो है क्लास 12th की, उसका एक मॉडल पेपर देखेंगे। दूसरा मॉडल पेपर है और इस दूसरे मॉडल पेपर में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही साथ रिक्त स्थान करेंगे, लघुत्रात्मक प्रश्न भी हम इसमें कवर करेंगे। और इससे पहले हमने मॉडल पेपर 1 आपको पहले ही जारी कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग उसे देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। लिंगानुपात होता है स्त्री और पुरुषों की का जो अनुपात होता है, स्त्री और पुरुषों की संख्या का जो रेशियो होता है, उसमें संयुक्त अरब अमीरात में अगर हम बात करें तो वहाँ पे निम्न का मतलब होता है कम करना। ये लिंगानुपात कम क्यों हुआ है, तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा कि पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, मतलब जो पुरुष काम करने वाले हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास कर जाते हैं और इसीलिए ये निम्न हुआ है, ये कम हुआ है लिंगानुपात। ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भूगोल की कौन सी शाखा मानव भूगोल में सम्मिलित नहीं है। मानव भूगोल में शामिल नहीं की जाती है। ऑप्शन एक संसाधन भूगोल, जलवायु भूगोल विज्ञान, या फिर पर्यटन भूगोल और कृषि भूगोल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ब, जलवायु विज्ञान। ये मानव भूगोल की शाखाओं में शामिल नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा एवं उभरता हुआ तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है। तो तृतीयक जो क्रियाकलाप है उसमें हम जो है वो थोक व्यापार है या फुटकर व्यापार है या फिर संचार तंत्र है या फिर पर्यटन है। तो सबसे तेजी से उभरता हुआ और सबसे बड़ा जो तृतीयक क्रियाकलाप है वो पर्यटन है। सही जवाब रहेगा ऑप्शन द। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं। तो ये जो नदी, नहर यानी सड़क के किनारे जो एक रेखा में स्थित होती है उसे रेखीय बस्तियां कहा जाता है। ऑप्शन इसका ब जो है वो सही जवाब रहेगा, रेखीय बस्तियां उन्हें कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट है कि ट्यूलिप नामक पुष्प की खेती में निम्न में से कौन सा देश विशिष्टीकरण रखता है, स्पेशलाइजेशन ट्यूलिप की खेती में। तो ये रहेगा ऑप्शन ब, नीदरलैंड जो है वो इस क्षेत्र में विशेष जो है वो इनके पास एक्सपर्टाइज है, कुशलता है। अगला क्वेश्चन है छठा, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से राज्य में बसी हुई है। तो पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर है ऑप्शन अ। पश्चिम बंगाल में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट है, निम्न में से ग्रामीण बस्ती का प्रकार कौन सा है। गुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती, पल्लीकृत बस्ती या फिर ये सभी। तो ये सभी ग्रामीण बस्तियों के प्रकार है। सही जवाब है ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक खाद्य एवं चारा फसल है, मतलब खाने के काम भी आती है और साथ ही साथ वो पशुओं के लिए चारे का काम भी करती है। तो ये है मक्का। मक्का जो है ये खाद्य और चारा दोनों प्रकार की फसल है। मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये जो कंप्लीट हम मॉडल पेपर्स कर रहे हैं ना, ये ऐसे 10 मॉडल पेपर्स आपको हमारे ऐप में मिलेंगे बोर्ड एग्जाम्स 2024 के लिए। कंप्लीटली आपको मॉडल पेपर्स मिलेंगे, वहीं पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। उस कोर्स में हमने चैप्टर वाइज नोट्स अवेलेबल करवाए हैं पीडीएफ के रूप में। वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, वीडियोज़ मिलेंगे प्रत्येक चैप्टर के, और साथ ही साथ वहाँ पे एमसीक्यूज मिलेंगे और क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप में मिलेगी। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे जब हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे हाय हेलो लिख करके, तो आपको हमारी जितनी भी लिंक्स हैं, चाहे वो प्लेलिस्ट के लिंक है, कोर्स की लिंक है, ऐप की लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक है, ये सारी लिंक्स आपको वहाँ पर मिलेगी। उस पर क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, हमारे ऐप पर जा सकते हैं। तो इसका नंबर आप लिखिएगा
79622989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे लिखा है कि अरवारी पानी संसद नामक जल संभर विकास परियोजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल। इसमें से इसका सही जवाब है ऑप्शन अ। ये जो परियोजना है ये राजस्थान से संबंधित रही है। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चंस हैं। तो पहला है रिक्त स्थान, उद्योग सभी उद्योगों का आधार है। तो बच्चों कौन सा उद्योग है जो सभी उद्योगों का आधार है? क्योंकि उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं, क्योंकि वो सभी उद्योगों के लिए पहली आवश्यकता होती है, तो वो है लौह उद्योग। लौह उद्योग सभी उद्योगों का आधार माना जाता है, लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की अधिकांश जनसंख्या का प्रमुख भोजन जो है वो है क्या है? तो चावल जो है ये भारत की ज़्यादातर जनसंख्या का प्रमुख भोजन है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले का एक गांव संपूर्ण देश में जल संभर विकास का एक उदाहरण है, तो वो है रालेगण सिद्धि गांव। रालेगण सिद्धि गांव महाराष्ट्र का जल संभर विकास के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण माना जाता है। बड़ी लाइन में रेल पटरियों के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो जो ब्रॉडगेज होती है, 3 प्रकार की रेल पटरियां होती है, ब्रॉडगेज, मीटर गेज और नैरो गेज। तो ब्रॉडगेज जो होती है, जिनकी दोनों पटरियां होती है रेल की, उन पटरियों के बीच की दूरी 1.616 मीटर होती है। अब है अति लघुतरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है कि लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो लिंगानुपात जब हमें किसी स्थान का निकालना हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि स्त्रियों की जो संख्या होती है उसमें पुरुषों की जनसंख्या का भाग दिया जाता है और उसे 1000 से गुणा कर लिया जाता है। तो स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। तो इस प्रकार 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या निकल जाती है। ये लिंगानुपात किसी भी स्थान का कहलाता है। अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 निर्माण उद्योगों के उदाहरण दीजिए। तो जो निर्माण उद्योग होते हैं वो उसमें पहला तो है लौह और इस्पात उद्योग, वैसे भी इसे आधारभूत उद्योग माना जाता है, और दूसरा है पेट्रो रसायन उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, विश्व के विकासशील देशों में खनन कार्य सफलतापूर्वक क्यों संचालित हो रहा है? जो विकासशील देश हैं मतलब कि अभी जिनका विकास अभी पूरा नहीं हुआ है, विकास की ओर अग्रसर है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो वो वहाँ पे जो है ना खनन कार्य बिल्कुल सफलतापूर्वक हो रहा है। तो इसका कारण है कि क्योंकि विश्व में विकासशील राष्ट्रों में पर्याप्त संख्या में सस्ते खनन श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ज़्यादा वहाँ पे जो है वो उन श्रमिकों के लिए ज़्यादा पैसा देने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके कारण खनन कार्य में इन देशों को कम श्रम मूल्य व्यय करना पड़ता है, और यही कारण है कि यहाँ पे खनन कार्य सफलतापूर्वक जारी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान समय में किन सेवाओं का विकसित देशों से बाह्य स्रोतन किया जाता है? किन्हीं 2 के नाम लिखिए। बाह्य संगठन नहीं है, बाह्य स्रोतन मतलब आउटसोर्सिंग जो होती है ना। किन किन ऐसी कौन कौन सी सेवाएं जिनको दूसरे देशों के लोगों से करवाया जाता है? तो एक तो है इसमें सूचना प्रौद्योगिकी है ना, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और दूसरा है ग्राहक सहायता सेवा। तो ये 2 प्रकार की सेवाएं जो है ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से करवाई जाती है। अब है खंड ब जो है, और खंड ब के जो क्वेश्चंस हैं लघुतरात्मक प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न है इनको अपन नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं। पहला जो नेक्स्ट अगला प्रश्न है वो ये है कि 3 उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए कि प्रौद्योगिकी का विकास प्रकृति के नियमों को समझने के पश्चात ही होता है। टेक्नोलॉजी जो है उसका विकास हमें प्रकृति को समझने के बाद ही कर पाते हैं। तो अगर हम बात करें कि प्रौद्योगिकी जो है ये किसी समाज में सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। जितना टेक्नोलॉजी का विकास उतना ही उस समाज का सांस्कृतिक विकास। मानव प्रकृति के नियमों को समझने के पश्चात ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है, जो निम्न उदाहरणों से स्पष्ट है। पहला तो है कि घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने मानव को अग्नि की खोज में सहायता प्रदान की।
जब मनुष्य जंगल में था तो वहाँ पे देखा कि अगर कहीं लकड़ियों का घर्षण हुआ हवा की वजह से वगैरह, तो वहाँ पे जो आग उत्पन्न हुई, उष्मा उत्पन्न हुई, तो इससे मनुष्य ने जो है ना अग्नि की खोज में उसे सहायता मिली कि भैया हम इस तरीके से अग्नि पैदा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों की समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने में योग्य बनाया। और फिर है कि हम अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए वायु गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। तो ये हवा की स्पीड कभी कम कभी ज़्यादा, इससे जो है वो वायुयान और वायुयान के जो उसकी चलने की जो गति है उसको समझने में हमें मदद मिली थी। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट पांचवा कि संभववाद विचारधारा क्या है, स्पष्ट कीजिए। देखो हमने जो पिछला जो पेपर था हमारा पहला पेपर, उसमें हमने जो है वो प्राकृतिक निश्चयवाद की विचारधारा को हमने देखा था, और यहाँ पर जो है ना हम देखेंगे संभववाद विचारधारा। तो ये जो है संभववाद विचारधारा, ये फ्रांसीसी विद्वानों के द्वारा प्रतिपादित संभववाद की विचारधारा यह मानती है कि प्रकृति मानव को अनेक संभावनाएं प्रदान करती है और मानव इन संभावनाओं का स्वामी होने के नाते इसका उपयोग निर्णय करता होता है। वस्तुतः संभववादियों के लिए मानव की चयन करने की स्वतंत्रता सबसे अधिक है, न कि प्रकृति और उसका प्रभाव। अब देखिए, जहाँ प्राकृतिक निश्चयवाद में क्या होता है कि प्रकृति मनुष्य को प्रभावित करती है। प्रकृति मनुष्य के लिए अनेक प्रकार की जो प्राकृतिक चीज़ें होती है, कभी बाढ़, कभी भूकंप, कभी आंधी, कभी तूफान, तो इस तरीके से मनुष्य जो है वो उसमें दिव्य शक्तियाँ मान लेता है, उसकी पूजा करना शुरू कर देता है। लेकिन संभववाद विचारधारा ये कहती है कि प्रकृति मनुष्य को अनेक संभावनाएं प्रदान करती है और मनुष्य के पास स्वतंत्रता होती है उन संभावनाओं में से वो किसको चूज करेगा। समय के साथ साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को भली भांति समझते हैं। वे अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास कर अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी करते हैं। आधुनिक मानव इसी सक्षम प्रौद्योगिकी के बल पर पर्यावरण से विभिन्न संसाधनों को प्राप्त कर अनेक संभावनाओं और अवसरों को जन्म देता है। तो ये तो हमने किया। और अब अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में मुख्य पक्ष कौन कौन से हैं। तो बच्चों अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अभी इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।